हाय फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको IMP मार्क करो। इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कंफर्म आने वाले। मिनिमम वेटेज बता रहा हूँ 5 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, बेसिकली चैप्टर क्या मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ नथिंग बट इट्स अ टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। इट्स नथिंग बट टूल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। बिजनेसमैन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो दिस टेक्निक इट्स अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये टेक्निक ओनर को गाइड करती है, नॉट ओनली ओनर। यहाँ पे हर एक कंसर्न पर्सन है जो बिजनेस से एसोसिएटेड है, जुड़ा है, उसके लिए यूजफुल डेटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो एज ए शेयर होल्डर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, उसके लिए अलग अलग रेशियोज है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी सही तरह से रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। एज ए डेटर्स आपको पता चलता है कि कंपनी का करंट एसेट का पोजीशन क्या है। एज अ क्रेडिटर पता चलता है कि कितने एसेट्स हैं, कितना करंट लायबिलिटी है, करेक्ट ना। तो क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी कब मिलेगा, जब करंट एसेट्स इनफ हो। सो ये भी रेशो है। देन जब बैंक आपको लोन देती है, अपन ने जो पढ़ा है FM में वर्किंग कैपिटल चैप्टर, तो वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत सारे रेशियोज बैंक अप्लाई करती है, तो इसमें से वो रेशो बैंक अप्लाई करती है, करेक्ट ना। देन अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा था FM में, उसमें लीवरेज करके चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। देन अपन ने देखा था कॉस्ट ऑफ डेट इक्विटी, तो यहाँ पे उसके रेशियोज है, करेक्ट ना। तो इसको बोलते हैं लीवरेज रेशो। तो कंपनी का लीवरेज कितना बेटर है वो उससे पता चलता है। देन देर आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और देर, जिससे इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को इंटरेस्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, वो उनके लिए है, करेक्ट ना। देन टर्नओवर रेशोज है, जहाँ पे अपन सेल से काफ़ी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, करेक्ट ना। सो डिफरेंट टाइप्स के लगभग 30 रेशोज इसमें यूज होते हैं। एंड हर एक ग्रुप ऑफ रेशो किसी पर्टिकुलर पर्सन को फायदे का होगा। तो कुछ रेशो इन्वेस्टर्स के लिए है, कुछ रेशो ओनर के लिए है, कुछ रेशो बैंक के लिए है, कुछ रेशो क्रेडिटर्स के लिए है, कुछ रेशो इन्वेस्टर के लिए है, मतलब अदर देन शेयर होल्डर, करेक्ट ना। तो ये सब रेशो अपन पढ़ने वाले। तो रेशो का मतलब क्या है? रेशो मतलब इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी 2 आइटम्स अपन कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक विच इज कॉल्ड एज अ रेशो एनालिसिस। सो इट इज टेक्निक विच कंपेयर 2 वेरिएबल्स ऑफ बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, इसमें से कोई भी 2 वेरिएबल को अपन कंपेयर कर सकते हैं एंड विच कैन बी यूज फॉर सम एनालिसिस फॉर टेकिंग फ्यूचर डिसीजन, ठीक है। एंड एज अ मैनेजमेंट, एज अ कंपनी ऑल्सो ये गाइड करता है कंपनी को कि अपन सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, करेक्ट ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ओनली यहाँ पे आपको रेशियोज लर्न करने का चैलेंज है। सो यू हैव टू लर्न लॉट मेनी रेशियोज, ठीक है। चलो, तो ये उसका सब इंडेक्स है ना। ये मैंने आपको दिया कि इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। मेन अपने लिए ये रहेगा क्लासिफिकेशन, जहाँ पे बहुत सारे रेशियोज मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका यूज बताऊंगा एंड फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आइए, तो पहला थ्योरी पढ़ते हैं। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेरे हिसाब से मिनिमम 5 मार्क के क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। चलो, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखो, पहला वर्ड जो मैंने कहा था कि रेशियो इज अ टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स नंबर्स and the trend in those numbers over a period of time. From an investor point of view, predicting the future is what financial statement analysis is all about, correct. As a investor, ओके, नाउ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, जो मैंने आपको कहा था कि ये जो अपन चैप्टर पढ़े, ये रेशियो जो अपन एनालिसिस करने वाले हैं, it will help us to take decisions. So decisions are obviously taken for future. Is what financial statement analysis is all about. While from management standpoint of view, financial analysis is useful in helping to anticipate future condition. More importantly, as for starting point, ठीक है, तो वो दिया है कि मैनेजमेंट के लिए, सबके लिए, मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टर हो, बैंक हो, है ना, जो जो बंदा उस टेक्निक को यूज करता है रेशियो एनालिसिस, इट विल हेल्प हिम टू टेक फ्यूचर डिसीजन। तो पहले पैराग्राफ में उसका यूज दिया है जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, तो इसको बाद में नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कट कर दो, सिंपल है। खाली ये आपको पहले 2 लाइन ध्यान में रखो बस।
ये दो, पहले 2 लाइन ध्यान में रखना। चलो आगे, नीड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जस्ट 1 मिनट। The preparation of financial statement is just a starting point of the process. After the statement are prepared, they are analyzed. Analysis of summary information in the financial statement doesn't usually provide detailed answer to the management question, but it does identify the areas in which data should be generated. ठीक है, अभी बी पॉइंट में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ये अपने को, 1 मिनट, देयर इज सम टेक्निकल इशू। हाँ, ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ये उसका यूज़ क्या है, करेक्ट ना। तो अब इसका यूज़ जानने के लिए उन्होंने पहले प्रोसेस दिया है कि ये प्रोसेस अपने को फॉलो करना पड़ेगा। पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, क्योंकि अपने को बैलेंस शीट का जो डेटा है, ट्रेडिंग P&L का डेटा यूज़ करके रेशो निकालना है। उसके बाद एनालिसिस करो बाय यूजिंग डिफरेंट रेशोज, गैदर द इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजंस। तो एक ही चीज़ है, वाई वी नीड फिनेंशियल स्टेटमेंट, एक चीज़, टू टेक फ्यूचर डिसीजन। फिर वो रेशो का यूज़ कौन करेगा, डिपेंड, शेयर होल्डर है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगले साल कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बेस्ड ऑन योर ट्रेंड, बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। बैंक कैन डिसाइड इनको वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग करना है या नहीं करना है। फिनेंस मैनेजर कैन डिसाइड कि कहाँ से पैसा बोरो करना है। आर वी गिविंग इनफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर, जो कैप मॉडल अपन ने पढ़ा था, एक्सपेक्ट रिटर्न उतने अपन जनरेट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ये सब अपने को पता चलेगा। ठीक है, तो बस, तो नीड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही पॉइंट ध्यान रखना, टू टेक डिसीजन। तो ऑपरेटिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये अपन ने फिनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा था, याद है आपको। फिनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 1, 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वो डिसीजन लेने के लिए अपने को क्या करना है, अपने को उसका यूज होता है। चलो, नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ financial statement analysis. To help in preparing budget, okay, and analyze past result with respect to earnings and financial position of the enterprises. तो अब इससे बजट बना सकते हैं, क्योंकि रेशो एनालिसिस से यू कैन टेक फ्यूचर डिसीजन एंड बजट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड। तो बेस्ड ऑन द रेशो एनालिसिस यू कैन फिक्स अप द टारगेट, यू कैन प्रिपेयर बजट टू मेक इंटर फर्म कंपेरिजन ऑफ 2 और मोर फर्म्स इजीली। मतलब आपको 2 फर्म का कंपेरिजन करना है, करेक्ट ना, तो आप उसको कर सकते हैं। सी 2 तरह के कंपेरिजन होते हैं, एक इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म, करेक्ट ना। मतलब 2 तरह से, एक सिमिलर इंडस्ट्री में आप 2 कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मारुति कंपनी एंड टाटा मोटर्स, दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, तो ऐसा भी कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर मारुति के 2 यूनिट्स है, एक पुणे में और एक हरियाणा में है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उन दोनों का भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे दोनों कंपैरिजन आप कर सकते हैं। विद इन द फर्म 2 ब्रांचेस का कर सकते हैं, या विद आउटसाइड एंटिटी पे आप कर सकते हैं। टू स्टडी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। अच्छा, सॉल्वेंसी के लिए अपने को रेशो जो यूज होते हैं वो होते हैं करंट रेशो, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड रेशो। अपन आगे पढ़ने वाले अगले लेक्चर से। सो लिक्विड रेशो में अलग अलग रेशोज दिए, करंट एसेट रेशो, लिक्विड रेशो। इससे कंपनी को ये पता चलता है कि कंपनी का पेइंग कैपेसिटी कितना अच्छा है। जितना पेइंग कैपेसिटी बेटर रहेगा उतना वर्किंग कैपिटल पे लोड कम आता है, आउटसाइड फंड्स कम लगते हैं। दिया देखो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यूजफुल फॉर द क्रेडिटर एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यूजफुल फॉर द डिबेंचर होल्डर। सॉल्वेंसी मीन्स ability of company to pay money on time, to enable calculation of present earning as well as future earning capacity of the enterprises। तो calculation of earning हो जाता है। to enable management to find out overall as well as department of the firm on the basis of available information, okay। मतलब आप डिपार्टमेंट वाइज भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, मतलब विद इन कंपनी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका भी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग
इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब इसका मतलब क्या है? टू प्रोवाइड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसका मतलब यह है कि जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अपन जब रेशो पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से रेशो से क्या फ़ायदा होता है, करेक्ट ना। एंड अपने जो ऑब्लिगेशन है ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, करेक्ट ना, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स शेयर होल्डर, ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स बैंकर जिसने अपने को लोन दिया है, इन्वेस्टर, वो ऑब्लिगेशन अपन फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये अपने को रेशो से पता चलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इंडस्ट्री नॉर्म्स है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आइडियल रेशो इतना होना चाहिए एंड अपना रेशो कितना अपन कंपेयर करेंगे, ताकि अपने को पता चलेगा कि अपन जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अपन एक चार्ट बनाते हैं ज़बरदस्त। सो आप हेडिंग लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। जस्ट अ मिनट, लिखो कीवर्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आपकी डिटेल सेंड करो, मैं लेक्चर सेंड करता हूँ, लिंक सेंड करता हूँ, ईमेल आईडी कोर्स एंड सिलेबस। देखो चलो पहला लिखो, हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट। व्हाट्सएप, ओके, यस। पहला लिखो हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट। डायग्राम से क्या होगा, मेन पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, बाद में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इंटरफॉर्म कंपैरिजन, तीसरा सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अपन ऐसा करते हैं, ठीक है, कोई अड़चन नहीं, लिखो टू चेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, calculation of earnings, लास्ट डिपार्टमेंट वाइज कंपैरिजन। लास्ट पॉइंट कुछ काम का नहीं, वो ठीक है, जनरल पॉइंट है, यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 6, ठीक है, जनरल, इन जनरल दिया है वो। इवन ये जो दिया है ना कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग, ये भी सो है, बाकी के 4 ही प्रॉपर है। ठीक है, चलो ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अपन ने, मैंने आपको ओरली बताया था, है ना। कौन कौन यूजर्स है, बहुत सिंपल है, शेयर होल्डर है, लेंडर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लेबर एंड ट्रेड यूनियन। ठीक है, अभी इसका मैं आपको डायरेक्टली डायग्राम बना के देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
चलो पहला है, लिखो शेयर होल्डर्स, है ना, पहला यूजर है शेयर होल्डर्स। अभी शेयर होल्डर क्या क्या चेक करना चाहता है, रिटर्न्स, है ना, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इसमें है, रिटर्न्स में होता है। बस मैं भी एक ही पॉइंट लिख रहा हूँ, रिटर्न्स में भी अलग अलग है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, देन पी रेशो होता है, डिविडेंड पे आउट रेशो होता है ना, रिटर्न प्लस डिविडेंड। तो मैं मेन पॉइंट लिख के दे रहा हूँ, डिटेल अपन जब पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें 5-6 अलग अलग रेशोज है जो शेयर होल्डर ने देखने चाहिए। दूसरा लेंडर्स, मतलब जिन्होंने अपने को लोन दिया है। सी लेंडर्स की जान किस में फंसी रहती है, सॉल्वेंसी, कि कंपनी के पास इतना पैसा आना चाहिए कि वो उनका ईएमआई टाइमली भर पाए। तो लेंडर का फोकस रहेगा सॉल्वेंसी रेशियोज पे, जो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तीसरा लिखो मैनेजमेंट, बताओ मैनेजमेंट का यूज क्या है। सी मैनेजमेंट के लिए तो ओवरऑल एनालिसिस, एंड मेजर फोकस होगा प्रॉफिटेबिलिटी पे। मतलब सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट हर एक बिजनेसमैन का एम क्या रहता है, टू अर्न प्रॉफिट। उसके बाद गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग डायरेक्टली इसका यूज बहुत कम है, इनडायरेक्टली यस इट्स यूजफुल फॉर गवर्नमेंट, करेक्ट ना। टू चेक इफ कंपनी फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ये रेशियो से पता नहीं चलता है, बट यस फिनेंशियल एनालिसिस से पता चलता है। सो कंप्लायंस, है ना, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। अच्छा कौन से कंप्लायंस, अभी देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट में अपने आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पेन अकाउंट, बैलेंस शीट। अभी कौन से कंप्लायंस करने चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड का कंप्लायंस करना चाहिए। देन अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल ये है तो मिनिमम वेजेस एक्ट के कंप्लायंस होते हैं, करेक्ट ना। देन फायर सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं, करेक्ट ना। तो अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करके दिए हैं, तो वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। अच्छा ये पता कैसे चलेगा सर, ये ऑडिट में पता चलता है ना। जब कंपनी का खुद का भी इंटरनल ऑडिट होता ही है, तो उसके लिए तो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। ये सभी लीगल जो कंप्लायंसेस है वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इट्स अ जॉब ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। टैक्स के लिए अलग रहेगा, बट लीगल बता रहा हूँ मैं। तो कंपनी सेक्रेटरी लुक्स इनटू ऑल दिस लीगल कंप्लायंसेस, ठीक है। देन लेबर एंड ट्रेड यूनियन, लेबर लॉ के जो कंप्लायंसेस है वो कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही है अपने को समझ में आता है। सो दीज आर द सिंपल यूजर्स, मतलब बहुत सिंपल है, लिख लो फिर अपन पढ़ते हैं, बहुत आसान है। लिख लो। सो ये रहे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सिंपल है। चैप्टर काफ़ी आसान है, बट आपको रेशोज लर्न करना चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे रेशोज हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। तो लॉट ऑफ रिटर्न प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये आप पढ़ लेना, वही दिया है। चलो नाउ अभी ये सारे टूल्स है जो आपको दिए हैं, इतने सारे टूल्स यूज किए जाते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो एंड रेशो। इसमें जो मोस्ट फेमस जो है ना ये इतनी ही है। एंड आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ खाली रेशो एनालिसिस। तो कैश फ्लो फंड फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पर्पस अलग है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, देखो नाम ही कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ क्या है कि कंपनी में कितना पैसा आया है कैश फॉर्म में और उसका यूज़ कैसे हुआ है ये पता चलता है, तो कैश फ्लो। एंड फंड फ्लो भी सिमिलर ही है, बट उसमें वर्किंग कैपिटल वगैरह बाकी सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो शायद आपने कैश फ्लो फंड फ्लो सॉल्व किया रहेगा। तो ये दोनों टेक्निक है, बट इसका फोकस मोस्टली फोकस कैश पे है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे और कैश पे है, एंड इसका ओवरऑल सब पे है। तो अभी अपने चैप्टर का फोकस है रेशो पे, बट थ्योरेटिकल लेवल पे मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है अभी, क्योंकि दिया है। बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपने को इंस्टीट्यूट ने खाली रेशो पढ़ाने को बोला है। सो आई विल नॉट टीच कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। हाँ आगे अलग चैप्टर रहेगा तो मैं आपको कंफर्म पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स में रहेगा, तो यहाँ पे तो है नहीं। चलो देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द सेम फर्म और टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड नोन एज अ इंट्रा फर्म। मैंने ऊपर कहा था ना कि सेम फर्म, मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसी फर्म का 2-3 साल का अपन रिकॉर्ड चेक करेंगे, मतलब अपन अपने ही कंपनी का ट्रेंड देखेंगे एंड उस बेसिस पे अपन डिसीजन ले सकते हैं। एंड कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डेटा विद अनदर फर्म इज नोन एज अ इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इंट्रा फर्म? सेम फर्म, मारुति मोटर्स विद मारुति मोटर, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना पुणे एंड हरियाणा ब्रांच, वो इंट्रा फर्म। एंड व्हाट इज इंटर फर्म? मारुति मोटर्स विद टाटा मोटर्स, वो इंटर। कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी अचीव बाय यूजिंग comparative income statement using analysis of each stated is represented as a percentage of sales। हाँ मतलब ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, उसको सेल्स के बेसिस पे उसके रेशियोज निकाले जाते हैं। अभी देखो मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ, जितना आपको समझ में आता है उतना आप समझो, इसके न्यूमेरिकल्स है बट अपने को सिलेबस में नहीं है, तो आपको हर एक आइटम को सेल्स के बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो वही दिखा है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोला है, मतलब जो इनकम स्टेटमेंट है, मतलब अपना P&L अकाउंट। अंडर दिस एनालिसिस ईच आइटम स्टेटेड रिप्रेजेंट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। तो यहाँ पे हर एक आइटम को नेट सेल्स के बेसिस पे रेशियो के फॉर्म में दिया जाता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ ट्रेंड ऑफ सेम आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम इन 2 और मोर बैलेंस शीट ऑफ द सेम फर्म ऑन डिफरेंट डेट्स। ऑन डिफरेंट डेट्स मतलब वही दिया है कि बैलेंस शीट में भी ग्रुप ऑफ आइटम का करेंगे, मतलब फिक्स एसेट, करंट एसेट, करेक्ट ना, उसका ग्रुप बना के उसको सेल्स से कंपेयर नहीं करेंगे, सेल्स को कंपेयर इनकम स्टेटमेंट से करेंगे। यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ एसेट्स को कंपेयर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बस दिस इज कॉल्ड एज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इसके मैं आपको की पॉइंट लिख के देता हूँ, एक फटाफट छोटा सा चार्ट बनाता हूँ। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसमें क्या बोला है, 4 चीजें अपन करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप फटाफट लिख लो, काम अपना इजी हो जाएगा। मैं पहला क्या करूंगा, इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, दूसरा इंटरफॉर्म कंपैरिजन, तीसरा इनकम स्टेटमेंट को अपन कंपेयर करेंगे, बट इनकम स्टेटमेंट को कैसे करेंगे, पहले अपन कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड फिर अपन डिसीजन लेंगे। एंड बैलेंस शीट में ग्रुप ऑफ एसेट्स को अपन कंपेयर करेंगे, बस बाद में इतना ही पढ़ना है, इसलिए डायग्राम लिखते जाओ, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये 4 चीजें ध्यान में रखो। अच्छा व्हाट इज इंट्राफॉर्म, चाहे तो लिख के रखना क्या है। इंट्राफॉर्म मतलब क्या है, सेम फॉर्म, एंड इंटरफॉर्म डिफरेंट फॉर्म।
तो ये अपना पहला टूल है फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हो गया, लिख लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, इसका अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक लाइन में खत्म किया है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑल आइटम्स ऑन स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ बेस आइटम। हाँ, मतलब हर एक आइटम को, फिर वो इनकम स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो, उसको अपन क्या करेंगे, एक बेस लेंगे। ओके, वो बेस क्या होगा अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक लाइन में इंस्टीट्यूट ने दिया है, उस बेसिस पे अपन उसके रेशियोज निकालेंगे एंड उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बस ये जो मैंने हाईलाइट किया वो एमसीक्यू लिए आएगा। क्या एमसीक्यू में आएगा कि कॉमन सेंस स्टेटमेंट में अपन क्या करते हैं, हर एक आइटम को एक बेस लेके परसेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो बेस क्या लेना है वो डिफर करता है। नेक्स्ट, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड अपन बोलते हैं ना कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं, आप भी पहनते रहेंगे, बाल अलग अलग स्टाइल से कटाते हैं, करेक्ट ना, उसको बोलते हैं ट्रेंड, है ना। फटे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, फटी हुई जीन्स 5,000 की एंड अच्छी जीन्स 3,000 की, अपन ने खुद ही काट देने का 2,000 रुपये बच जाते हैं, करेक्ट ना। कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, तो ये कॉस्ट कोडिंग करना भी सीखो। तो फटे हुए कपड़े मत लेना, मेरे पास लेकर ना, मैं आपको काट के देता हूँ, जैसे चाहे वैसे। चलो, तो ट्रेंड एनालिसिस कैन बी डिफाइन एज अ इंडेक्स नंबर। एमसीक्यू के लिए आएगा। The movement of various financial item in a financial statement for a number of period. Trend ratio shows the nature and rate of movement in the various financial factor. They provide horizontal analysis of comparative statement and reflect the behavior of various items with the passage of time. अभी देखो इसमें क्या बोला है, ट्रेंड रेशियो शोज द नेचर एंड रेट ऑफ मूवमेंट, मतलब ट्रेंड भी पता चलता है कि अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड है, एंड कितने रेट से बढ़ रहा है या कितने रेट से कम हो रहा है, ये भी अपने को पता चलता है। अगेन दिस इज फॉर थ्योरेटिकल पर्पस, इसको पढ़ के छोड़ देना है क्योंकि वो एक एक पैराग्राफ ही दिया है। सो इसमें एमसीक्यू के लिए क्या आएगा, ये ट्रेंड रेशियो क्या दिखाते हैं, नेचर एंड रेट ऑफ मूवमेंट इन वेरियस फिनेंशियल फैक्टर्स। फंड फ्लो एनालिसिस। The fund flow statement, also referred as a statement of source and application of fund, present the movement of funds, help to understand। अच्छा, फंड फ्लो मैं बताता हूँ, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट, सिंपल, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जांपल, ईयर 1 में शेयर कैपिटल 50 लाख था, ईयर 2 में 60 लाख हो गया, इसका मतलब इस साल अपन ने 10 लाख और एक्स्ट्रा पैसा लेके आया है, एंड कम हो गया तो फिर वो पैसा कम हुआ है, दे दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है, बिजनेसमैन को जो पैसा आता है वो सही काम के लिए यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक से या शेयर होल्डर से पैसा लिया है फॉर बाइंग फिक्स एसेट, वो उस काम में यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अपने को फंड फ्लो से पता चलता है, करेक्ट ना। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के दो पार्ट रहते हैं, एक सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, करेक्ट ना। तो एज ए इन्वेस्टर मैं खाली प्रॉफिट देख के मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जो पैसा दिया है, जिस काम के लिए कंपनी ने मेरे से पैसा लिया है वो उस काम के लिए यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्ट ना। तो ये पता चलता है। तो व्हाट इज फंड फ्लो एनालिसिस, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट। फॉर एग्जांपल, आपके एसेट्स कम हो गए या बढ़ गए, मतलब या तो खरीदा है या तो बेचा है, तो इसका इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल पे भी होता है। तो सपोज ऐसा हो गया कि मैंने शेयर होल्डर से पैसा तो लिया है, बट वहाँ पे फिक्स एसेट में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है, मतलब कंपनी ने उस पैसे का मिसयूज़ किया है। क्योंकि नॉर्मली शेयर होल्डर से पैसा कब लेते हैं, फॉर फिक्स एसेट्स ओनली, फॉर बाइंग फिक्स एसेट। वो अगर आपने नहीं लिया, मतलब क्या है, पैसे का मिसयूज़ हुआ है ना। कंपनी का वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब कलेक्शन पॉलिसी बराबर नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। तो फंड फ्लो एंड कैश फ्लो वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इसलिए वो ऑडिट रिपोर्ट में भी होते हैं, मतलब अभी मैंडेटरी किया है, करेक्ट ना। तो ये फंड फ्लो कैश फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्प टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। मैंने आपको एक लाइन में कहा था कि व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट,
अ स्टेटमेंट विच शोज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट, है ना, ईयर 1 के एसेट, ईयर 2 के एसेट्स, ईयर 1 की लायबिलिटी, ईयर 2 की लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा लिया है, एसेट बढ़ रहा है तो खर्च हुआ है. The balance sheet provides summary of assets and liability at a particular point of time. The statement of P&L account shows the operating result of the business during the specific period. ठीक है. Then cash flow. अच्छा, कैश फ्लो में नाम ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ये फोकस करता है कि एक्चुअल कैश कितना रिसीव्ड हुआ है. फिर वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी रहेगा. जैसे आपने देखा था ना FM में बजट, कैश बजट, बस वैसा ही है. करेक्ट ना. देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन मैनेजमेंट द सोर्सेस ऑफ कैश एंड इज यूजेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन नॉन कैश. मतलब मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपका जो P&L में प्रॉफिट दिखता है, नेट प्रॉफिट, लेट से आपका बिजनेस है एंड आपका नेट प्रॉफिट 5 लाख दिख रहा है, तो इसका मतलब आपके पास 5 लाख नहीं, उससे ज़्यादा कैश होना चाहिए, सरप्लस. क्यों? क्योंकि ऊपर अपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है, ऊपर अपन ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड किए, जो खर्च तो नहीं हुआ है लेकिन प्रॉफिट उससे कम हुआ है, तो उसको अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा. तो ऐसे नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड बैक किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. अगेन इट्स ये दोनों जो एक एक पैराग्राफ है, ये बहुत बड़े चैप्टर है. इसको पढ़ाने के लिए 10-10, 12-12 घंटे लगते हैं. एंड दीज आर वेरी ट्रिकी चैप्टर. इतने आसान नहीं है, बट राइट नाउ थेरी पॉइंट ऑफ व्यू 4 लाइन में दिया है, तो उतना ही मैं एक्सपेक्ट, तो उससे ज़्यादा मेरे से एक्सपेक्ट मत करो. एंड उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. तो वही दिया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चलता है. बस इसमें नॉन कैश कुछ भी नहीं आएगा. और उसमें 3 पार्ट में एक्टिविटी को डिवाइड किया जाता है. ये MCQ में पूछ सकते हैं. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है. तो फिनेंसिंग में आता है इशू ऑफ शेयर्स वगैरह. फिनेंसिंग में मतलब फिक्स एसेट्स. ऑपरेटिंग मतलब अपना सेल्स से जो फायदा होता है ना, वो सब उसमें आता है. तो ऐसे 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है. एंड जो अपना लास्ट टेक्निक है वो है रेशियो एनालिसिस, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे अपन बैलेंस शीट के या इनकम स्टेटमेंट के, मतलब इनकम स्टेटमेंट प्लस बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कोई भी 2 आइटम्स को अपन कंपेयर कर सकते हैं. बट कोई भी कंपेयर करके मतलब नहीं है. जो इंडस्ट्री में चल रहे, जो स्टैंडर्ड रेशियोज है, अराउंड 30 रेशियोज है, 30 प्लस है. आपको जितने इंस्टीट्यूट ने दिए उतने मैं आपको सब पढ़ाने वाला हूँ. चलो ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस. करेक्ट. अभी रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या? अरे बहुत सिंपल है, आप मेरे को आंसर दे सकते हैं. मैंने कहा था कि रेशियोज से कंपनी, आपको एग्जिस्टिंग कंपनी का हेल्थ पता चलता है. तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए आप कर सकते हैं. सेकंड, अपन अपना जो गोल था उसके लाइन में है कि नहीं अपने को पता चलता है. कहाँ कहाँ पे अपन गलत जा रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट गलत परफॉर्म कर रहा है, ये पता चलता है. तो बेसिकली कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ये 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस के. मैं पढ़ने वाला बहुत सारे पॉइंट हूँ, बट अगर आप अदर देन स्टूडेंट अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो 2 ही चीज़ें होता है. एक, बाय अप्लाइंग रेशियोज यू कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज. अपने को पता चलता है अपन कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे सही जा रहे हैं. जो सही है उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, जो गलत जा रहे हैं उसको इंप्रूव करेंगे अपन. मैनेजमेंट विल टेक नेसेसरी एक्शन. जैसे करंट एसेट करंट रेशो इंडस्ट्री नॉर्म के हिसाब से 2:1 होना चाहिए, उतना नहीं है, कम है. लिक्विड रेशो 1:1 होना चाहिए. ये मैंने आपको FM में भी पढ़ाया था. करें ना, इसके ऊपर डिस्कशन पहले भी थोड़ा बहुत किधर ना किधर हुआ है. तो ये सब अपने को पता चलता है. देखो, द फर्म, इट शोज फर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. इट हेल्प टू एनालाइज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म एंड मेक फ्यूचर प्रोजेक्शन. सिंपल. इट अलाउ इंटरेस्टेड पार्टी, लाइक, हाँ, ये थर्ड पार्टी को हेल्प करता है, शेयर होल्डर, क्रिएटर, बैंक, इन्वेस्टर, कि वो जब पैसा देंगे तो उनका जो, फॉर एग्जांपल जब क्रिएटर आपको मटेरियल देगा उधारी पे, उसका फोकस रहेगा लिक्विड रेशो पे, करंट रेशो पे, कि कंपनी के पास इनफ पैसा है क्या टू रीपे माय अमाउंट. जब बैंक आपको फाइनेंस करेंगी, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, उसका भी फोकस करंट रेशो पे रहेगा. इवन फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए बैंक चेक करेगी कि आपके एसेट्स कितने हैं, सेल्स कितने हैं. सो जो जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो उनके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली दे कैन टेक डिसीजन कि कंपनी मेरे लिए बेटर है कि नहीं, एज ए इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर, एज अ क्रिएटर. नेक्स्ट, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इंटर रिलेशनशिप अमंग द फिगर्स अपीयरिंग द बैलेंस शीट. हाँ, मतलब एक डेटा दूसरे से कैसे कोरिलेट होता है ये अपने को समझ में आता है, क्योंकि एक वेरिएबल भी चेंज. देखो, व्हाट इज रेशो? अपन 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं. तो मैंने सेल्स और एसेट्स को कंपेयर किया, एग्जांपल. तो सेल्स में अगर चेंज होता है तो एसेट में भी
मतलब एसेट के रेशो में चेंज होगा, एसेट चेंज होंगे तो भी रेशो में चेंज होगा। तो ये जो दो वेरिएबल्स है उसका एक दूसरे पे रिलेशन क्या है, एक दूसरे पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कितना होता है, ये भी अपन एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब 10% सेल्स बढ़ गए तो रेशो में कितना बदल होगा, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एन ईजी वे टू कंपेयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द पास्ट, वही है डिसीजन मेकिंग। टू डिसिप्लिन द एरिया इन विच बिजनेस इज कॉम्पिटिटिवली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, हाँ मतलब कौन से एरिया में अपने पास बेटर है, कहाँ पे अपन लैक करते हैं। सो ये कैसे पता चलेगा, आपको दूसरे इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। वील हैव टू कंपेयर आवर इंडस्ट्री विद अदर्स, लाइक मारुति मोटर्स एंड टाटा मोटर्स का कंपेरिजन होगा कि इनका करंट रेशो कितना है, अपना कितना है, उनका सेल्स टू एसेट रेशो क्या है, अपना कितना है, उन्होंने बोरिंग कितना किया। तो वी कैन कंपेयर टू कंपनीज। अगर आपने कभी टीवी पे देखा रहेगा जो स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह रहते हैं या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट रहते हैं, जो CNBC चैनल देखो, सो CNBC चैनल पे वो देखो एक्सपर्ट लोग आके एनालिसिस करते हैं, तो आपको दोनों कंपनी का पी रेशो दिखाते हैं, दोनों कंपनीज के आपको अलग अलग रेशोज दिखाते हैं। दे शो यू कंपेरिजन, बेस्ड ऑन दैट दे गिव देयर ओपिनियन एंड बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। तो वो दिया है, तो ये कंपेरिजन कोई भी कर सकता है। टू डिटरमाइन फिनेंशियल कंडीशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, यस अपन ने जो प्लान किया था, अब आर वी अलाइन विथ आवर गोल और नॉट, ये पता चलता है। टू इट हेल्प टू टेक सुटेबल करेक्टिव मेजर्स, यस रेशो आने के बाद आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अपन बराबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो अपन इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। की पॉइंट्स मैं आपको लिख के देता हूँ, हेडिंग लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशो एनालिसिस। चलो पहला ऑब्जेक्टिव है टू टेक फ्यूचर डिसीजन। सेकंड, कंपैरिजन दोनों हो सकता है, इंट्रा फ्रॉम एंड इंटर फ्रॉम, दोनों तरह से पॉसिबल है। To analyze performance, to take corrective decision, करेक्टिव डिसीजन मतलब कहाँ पे अगर अपन गलत जा रहे हैं तो अपन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें अपन यूजफुल फॉर थर्ड पार्टीज, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, बाकी उसमें एक्स्ट्रा दिया वो थ्योरेटिकल लेवल पे। दीज आर द मेन कि फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो सकता है, वी कैन टेक करेक्ट डिसीजन, फिर आगे क्या करना है। एंड जो थर्ड पार्टीज है, जो अपने ऊपर अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो क्रिएटर्स है, जो बैंक है, जो भी XYZ लोग हैं जो अपने से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, उनको समझ में आता है कि कंपनी के साथ काम करना है या नहीं करना है। सो थर्ड पार्टी में बैंक भी आ गया, बैंक भी लोन देते समय बहुत सारे रेशो क्या करेगी, चेक करेगी। ठीक है, लिख लो इतना। तो ये मेन पॉइंट है, बाकी जो दिए वो बस लेंथ बढ़ाने के लिए। दीज आर द क्रूशियल पॉइंट एज अ स्टूडेंट यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि इसमें से MCQ एग्जाम में आने वाले हैं।
चलो आगे ना, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्या क्या लिमिटेशन है? पहला, इट इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। मतलब फॉर एग्जांपल अपन खाली नंबर्स पे ध्यान देते हैं, एंड रेशियोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिगर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो अपना सेल्स है वो लेट से कम हुआ है, तो इफ़ यू कंपेयर विथ प्रॉफिटेबिलिटी या नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो निकालेंगे तो सेल्स भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है, तो रेशियो कम आएगा। तो उस बेसिस पे अपन डिसीजन लेंगे कि अरे ये प्रॉफिट तो कम हुआ है, बट अपन ने अपन ने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव किया है, रॉ मटेरियल का क्वालिटी इंप्रूव किया है, इसलिए अभी थोड़ा सेल्स कम होगा। बट जैसे लोगों को समझ में आया कि ये बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है, धीरे धीरे सेल्स बढ़ेगा। तो ये इसमें पता नहीं चलता, क्योंकि अपना फोकस खाली नंबर्स के ऊपर है। एंड रिमेंबर मी, मतलब ध्यान में रखना, नंबर्स कैन बी मैनिपुलेटेड। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या पता है? विंडो ड्रेसिंग। क्योंकि एज ए फाइनेंस मैनेजर मेरे को पता है कि करंट रेशो इतना मेंटेन होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा आपको बताता हूँ। आई विल कीप मिनिमम स्टॉक थ्रू आउट द ईयर so that I'll achieve that ratio. So I may not have that much liquidity, but I'll be able to achieve that ratio because I know what are the industry norms. So this is the biggest loophole of this ratio analysis technique, window dressing. Because मेरे को बस वो बाहर के लोगों को दिखा रहा है ना ये मेरा रेशो है, तो रेशो कैसे दिखाना है मेरा काम है। I'll manipulate the figure. मेरे को करंट रेशो मेंटेन करना है ना, तो मैं कुछ स्टॉक उसमें रखूंगा परमानेंट बेसिस को, हिलाऊंगा नहीं। थोड़ी इन्वेस्टर आके चेक करने वाला है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बोलना आसान है। तो ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है, बाकी तो है। सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है? विंडो ड्रेसिंग। ट्रेंड्स आर नॉट एक्चुअल रेशियो, द डिफरेंट रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर वन सिंगल ईयर और आर ऑफ लिमिटेड वैल्यू। मतलब मोस्टली रेशियो एनालिसिस 1 साल का किया जाता है, ये 2-3 साल का कंपेरिजन रेशियो एनालिसिस में नहीं होता है, ट्रेंड एनालिसिस में होता है, जो ऊपर मैंने पढ़ा था। तो उनका कहना है कि जब तक 4-5 साल का आप एनालिसिस नहीं करेंगे बेस्ड ऑन 1 ईयर डेटा, यू आर टेकिंग डिसीजन इज नॉट इनफ। इसलिए फिर लाया गया ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड में अपन ने देखा था ना कि काफ़ी डेटा अच्छे से कंपेयर होता है, यहाँ पे 1 साल का डेटा कंपेयर होता है। डिफेक्टिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, जो मैंने कहा था कि अगर मैंने इन्फॉर्मेशन ही वैसा आपको दे दिया तो रेशियोज ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर, हाँ अभी भी काफ़ी। और क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ता है, आप बोलेंगे प्रॉफिट बढ़ा, नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो गया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, कंपनी अच्छा कर रही है। नहीं, कभी कभी अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने की वजह से भी प्रॉफिट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हो गया तो डेप्रिसिएशन भी कम होगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव वॉट एवर इट इज। इन्वेंट्री की पॉलिसी के मेथड चेंज कर दिया अपन ने, तो by changing accounting policy you can manipulate the profit. So company may adopt such policies which will help them to achieve or show more profit, which in reality does not exist. तो ये दिया है कि changes in accounting procedure हो सकता है। Variation in general operating conditions, correct। हाँ, अभी ratios are based on figures. For example, जैसे इंडिया में अभी कोरोना चल रहा है, अभी इस साल अगर आप बैलेंस शीट एनालाइज करोगे तो इंडिया में हर एक बिजनेस का बैलेंस शीट ठुकने ही वाला है, क्योंकि सेल्स इतना अफेक्ट हुआ है। मेरे इतने सारे क्लाइंट है, इतनी बुरी हालत है। मतलब मैं पुणे में पढ़ाता हूँ, लगभग मतलब मैं एग्जाम दे रहा, मोबाइल का शॉप ड्यू टू कोरोना इफेक्ट मोबाइल के 30% शॉप्स बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने सब रेंट पे लिया था एंड जो ओनर है वो रेंट एडजस्ट करने को रेडी नहीं है, दे आर टेकिंग सम रेंट। बिजनेस तो 4-5 महीने लॉकडाउन था, पूरा ख़त्म हो गया, तो शॉप छोड़ दिया उन्होंने, करेक्ट ना। तो अभी वो ऑनलाइन मोड पे काम करने वाले हैं, ये छोटा शॉप लेके काम करेंगे, तो इस साल तो रेशियो ठुकने वाले हैं। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये रेशियो से पता नहीं चलता है, रेशियो खाली फिगर्स पे ध्यान देता है। तो अभी कंपेयर टू 1920, 2021 सबका खराब ही जाने वाला है, मतलब रेशियो के हिसाब से। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे फार्मास्यूटिकल, वो शूट होने वाला है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो लाइक एनीथिंग है ना। फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन रिलेटेड जो बिजनेस है, फूड मतलब होटल्स नहीं, वेजिटेबल, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, बढ़ने वाला है। FMCG, उसको इम्पैक्ट नहीं होगा, उसको भी इम्पैक्ट हुआ है बट कम होगा। तो जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं ना, वो इंडस्ट्री ठीक ठाक कर लेगी। बट जो लग्जरी, जैसे कार इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, वॉचेस, गॉगल, जो लग्जरी चीज़ है, गोल्ड,
ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ है, ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ है। तो फिर उस केस में अगर आप रेशो कंपेयर करेंगे तो ख़त्म ही होने वाला है। तो वही दिया है कि ऑपरेटिंग कंडीशंस का एनालिसिस नहीं होता है, खाली फिगर का एनालिसिस होता है। देखो, while interpreting the result based on ratio analysis, all business enterprises have to work within the given general economic conditions, state of industry in which firm are operating, and the position of individual companies with industry. For example, if the firm is forced by government to sell product at a fixed price, comparison other firm would be impossible. हाँ, कभी कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि ये दवाई तुम इतने पे ही बेचोगे, फिर बाकी लोग ज़्यादा महंगे बेच रहे बट गवर्नमेंट नहीं बेच रही है, तो फिर उस रेशो उस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस डाउन होगा। तो खाली नंबर से कुछ नहीं होता, काफ़ी सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है, गवर्नमेंट का पॉलिसी, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, मार्केट सिचुएशन क्या है, रिसेशन है या बूम है, इसका भी भयंकर इम्पैक्ट पड़ता है जो ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपन यहाँ पे। सिंगल रेशियो इज़ नॉट इनफ, तो बहुत सारे रेशियोज निकालने पड़ते हैं, ठीक है। एंड द यूज ऑफ स्टैंडर्ड रेशो, हाँ अभी अपन जो कंपेरिजन करते हैं वो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रेशो करते हैं, बट अभी ये जो स्टैंडर्ड सेट किए है ये हर एक इंडस्ट्री के लिए बराबर होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे करंट रेशियो 2:1 है, अभी 2:1 हर एक इंडस्ट्री के लिए अचीव होना सेम नहीं है, तो इंडस्ट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं एंड उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ही बेटर है। बट अगेन इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड जो है वो भी बार बार चेंज होता रहता है, तो ये उसमें सब इश्यूज है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है। चलो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं एंड विल स्टॉप दिस लेक्चर। अगले लेक्चर से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्चुअल रेशियोज। चलो तो छोटा सा एक डायग्राम बना के की पॉइंट लिख के देता हूँ, गिव हेडिंग लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। Focus only on numbers, no quality aspects are not considered. Second limitation, calculation done for ईयर ओनली, 1 साल का कैलकुलेशन होता है, इसलिए ट्रेंड एनालिसिस में अपन 3-4 साल का देखते हैं, राइट ना। देन डिफिकल्ट टू स्टेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन रेशियो में तो कॉमन पैरामीटर्स यूज होते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करना बहुत डिफिकल्ट है। नेक्स्ट लिखो विंडो ड्रेसिंग, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा। इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो मैंने कहा था ना कि डेप्रिसिएशन का मेथड अपन ने चेंज किया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया, वो इम्पैक्ट कंसिडर नहीं किए जाते हैं। सो दीज आर द 5-6 पॉइंट्स जो आपको कंपल्सरी आपको लर्न करना है, ठीक है। चलो तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं, फिर अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे एक्चुअल रेशियोज। थैंक यू सो मच।